हेलो दोस्तों, हम लोग आज अपने एलएलबी के कोर्स अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम 1958 को पढ़ेंगे। हम लोग 16 मई 1958 को यह कानून प्रवृत्त हुआ था। जैसे कि बता रहा है कि धारा 1 में इसकी जो विस्तार संक्षिप्त नाम बताया गया है। जब यह कानून पारित हुआ उस समय जम्मू कश्मीर छोड़ के शेष भारत के क्षेत्र में लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में प्रवृत्त हो गया है कानून जो है। यह 19 धाराओं के साथ पूरे भारत क्षेत्र में लागू हुआ है। अब इसका उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं कि है क्या अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम और इसमें मूल रूप से क्या क्या चीज़ बताया गया है। तो वही है कि इसमें किसी भी अपराधी को कड़े से कड़े दंड और हर छोटी बड़ी अपराध के लिए दंड या फिर जुर्माना या अन्य जो प्रावधान आईपीसी या सीआरपीसी में हम लोग पढ़े हैं देना उचित नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, उसको यदि अपराधी अनायास कर देता है, भूलवश करता है या किसी और प्रोगेशन से दुष्प्रेरक से प्रभाव में आके करता है, तो बाद में उसको रिलायबल होता है कि भाई मैंने क्या किया। तो उसी के तहत इसमें इस एक्ट में ये प्रावधान बताया गया है कि अपराधी को उसको सुधार करने का या एक मौका दिया जाए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ मुख्यतः पढ़ेंगे कि किन विषयों में अपराधी को पर्यवेक्षण का अधिकार है और किन विषयों में नहीं है, या किन धाराओं के तहत उनको प्रावधान नहीं दिया गया है, प्रतिबंध है। और दूसरा ये है कि पर्यवेक्षण अधिकारी की इसके कर्तव्य, नियम, नियुक्ति और क्या प्रावधान है उसके बारे में दो विषयों को मूलतः इसमें बताया गया है। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि धारा 2 में जैसे हम लोग मूलतः सभी बैरक्ट में पढ़ते हैं कि परिभाषा रहता है, तो इसमें बताया गया संहिता मतलब हुआ कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर्यवेक्षण अधिकारी से वही अभिप्रेत है जो 13 में बताया गया है कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगा और उसकी कार्य या ड्यूटी जो है राज्य सरकार के अधीन या न्यायालय के समय समय पे दिए गए प्रावधानों के तहत होगा। तो ये सब बताया गया 2 के तहत। अब हम लोग धारा 3 में चलते हैं। तो धारा 3 जो हमारे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि किन मामलों में न्यायालय जो है अपराधी को या किस अपराध के कारित होने के बाद न्यायालय जो है उनको सीआरपीसी धारा 360 या इसी धारा के इस एक्ट के धारा 19 के तहत उसका भर्त्सना करेगा या फिर सद्भावनापूर्वक उसको रिहा करने का या कुछ ऐसा प्रतिबंध या प्रतिभूति जारी करेगा जिनके आधार पे या फिर पर्यवेक्षण अधिकारी के सीआर रिपोर्ट या गोपनीय रिपोर्ट के आधार पे उसको रिलायबल देने का प्रावधान है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें टिप्पणी में बताया गया है कि 369, तो 369 में चोरी के लिए जो दंड है 3 वर्ष का है। और आईपीसी धारा 1860 का जो उसमें प्रावधान है कि 380 में ये चीज़ बताया गया है कि गृह भेदन करते हैं तो उसके लिए फिर दंड का प्रावधान जो 7 साल है। और आईपीसी की धारा आगे बताया गया 1860 में 404 में न्यायिक भंग है। और आगे हम लोग इसमें देख रहे हैं। और दूसरा ये बताया कि इसमें आईपीसी की धारा जो है 420 के तहत, तो हम लोग आईपीसी में पढ़ ही चुके हैं कि 417 में आईपीसी रहेगा, लेकिन घोर उपपत्ति के तहत यदि छल धोखा करता है तो 420 की मुकदमा। तो इन परिस्थितियों में क्या है, उनको एक बात था संजय दत्त के सिलसिले में, तो आगे हम लोग देखेंगे कि रिक्ति निबंधन जारी नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम लोग धारा 3 में पढ़े हैं उसमें भर्त्सना वगैरह करने का या उनको छूट देने का या कुछ प्रतिभूति है जो आगे धारा में हम लोग पढ़ेंगे के तहत उसको रिहा करने का प्रावधान है। अब धारा 4 में हम लोग पढ़ते हैं कि किन मामलों में पर्यवेक्षण का अधिकार नहीं रहेगा। पहले धारा 3 में तो हमने देखा है कि इन मामलों में पर्यवेक्षण का अधिकार रहेगा, लेकिन उसमें भी सद्भावना या भर्त्सना रूप से छोड़ा जाएगा। अब 4 में क्या बताता है, कोई मृत्यु दंड है, आजीवन कारावास है, या फिर एक ऐसा वाद आया था इसी में हम लोग की संजय दत्त बनाम स्टेट महाराष्ट्र सरकार है जो 2013 का वाद है। तो यदि अपराधी को इसमें जैसे फर्स्ट में बताया गया स्त्री का लज्जा भंग करने का, तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्त्री का लज्जा भंग करने आईपीसी की धारा 354 में पढ़ चुके हैं हम लोग।
और आगे इसी में बताया गया है कि यदि अबोध बालिका है तो हम लोग उसको 376 का ख में पढ़ चुके हैं कि उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ जो पॉक्सो एक्ट जो लगा हुआ है उसके तहत करते हैं तो वो है। और दूसरा इसमें बताया गया किशोरी लड़की का अपहृत करना, मतलब नाबालिग लड़की जो 361 में हम लोग अपहरण अपहरण का देख चुके हैं कि 361 में यदि उनके संरक्षण या माता पिता के बिना अनुमति के उनको लेके ऐसा कोई अविधिक कार्य करते हैं या ऐसा इंटेंशन हो कि उनको नुकसान पहुंचाना हो। थर्ड में बताया गया आपराधिक न्यास, तो जैसे हम लोग देखिए आपराधिक न्यास भी है तो ये आईपीसी की धारा 405 में इसको बताया गया है। तो उसी तरह से आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे लूट का घटना है तो आईपीसी की धारा 390 में लूट हो जाता है यदि वह आईपीसी की धारा 378 चोरी जिसमें घोर उपहति या मृत्युकारी या 339 आईपीसी की धारा है जिसमें सदोष अवरोध करता है तो लूट हो जाता है। वहीं पे हम लोग ये भी देखें कि यदि इसी में उद्दापन है, उद्दापन को आईपीसी की धारा 343 में बताया गया है, 83 में बताया गया है। तो उसमें भी जो घोर उपहति मृत्युकारी सदोष अवरोध तो शामिल होता है तो वो भी लूट होता है। अब इसमें आगे 5th कंडीशन बताया गया डकैती। तो यदि लूट में 5 से अधिक संख्या है तो जो हम आईपीसी धारा 391 में पढ़े हैं डकैती के लिए। और आगे है तस्करी, तो तस्करी से संबंधित जो भी है तो इन मामलों में सदाचार का उनको प्रावधान नहीं मिलेगा जैसे बता रहा है कि, और यदि क्योंकि इन सब मामलों में 3 वर्ष से अधिक सजा है। 4 में बताया गया इन मामलों में उन अपराधी को परिवीक्षा की लाभ नहीं प्राप्त होगी और यदि लेना भी चाहे तो वो न्यायालय निर्धारित करेगा कि किस परिस्थिति में लिया जाए या फिर पेरोल में जैसे छोड़ते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रतिकर या प्रतिभूति जमा करके भी वो रिहा हो सकता है। अब इसी में आगे हम लोग देख रहे हैं कि छोड़े गए, अब जैसे हमने अभी चर्चा किया कि यदि इनको भाई इन मामलों में 4 के तहत उनको अपराध जो दर्ज हुआ है उसमें यदि देने का प्रावधान नहीं है तो 5 में उसको बताया गया उपाय कि 5 में ये बताया गया है कि अपराधी को प्रतिकर या फिर खर्च देने की अपेक्षा न्यायालय क्या है उनको फिक्स निर्धारित करेगा भाई इतना। जैसे देखे होंगे आप लोग अपराधी जो पेरोल में छूटता है तो जो भी उसका अमाउंट या जो भी प्रतिभूति या गारंटी है उसको न्यायालय उसको डिसाइड करता है कि वो भी अपराध की प्रकृति के ऊपर, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल अपराध है और जो यदि उसको परिवीक्षा का लाभ दिया गया है तो भारी से भारी प्रतिकर डिसाइड करे। तो इससे फ़ायदा क्या है, तो इससे ये रहता है कि पीड़ित को इसको प्रतिकर को देने में सुविधा होती है। अब इसी में आगे धारा 6 में बताया गया कि 21 वर्ष से कम है, जैसे हम लोग देखें कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 को हम लोग पढ़े हैं तो उसमें बताया भी गया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम है तो उनको फिर ढेर सारा जो प्रावधान है वो एक्ट में 2015 के एक्ट में बताया गया है कि किन किन मामलों में उनको छूट दिया जाएगा और उतना घोर से घोर कठोर दंड देने के बजाय इसी अपराधी परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा। हम लोग सभी बेयर एक्ट में पढ़ते भी हैं कि एक धारा में ज़रूर मेंशन रहता है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत जो नाबालिग 18 वर्ष से कम है उनको क्या किया जाता है, इसमें छूट दिया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें परिवीक्षा अधिकारी का जो सीआर रिपोर्ट, भाई आपने उस अपराधी को परिवीक्षा में छोड़ दिया है। अब अपराधी को परिवीक्षा में छोड़ा है तो भाई वो निश्चिंत नहीं रहेगा, वो जरूर किसके मॉनिटरिंग या सुपरविजन में रहेगा, परिवीक्षा अधिकारी का। तो परिवीक्षा अधिकारी क्या करेगा, उस अपराधी का जो भी सीआर रिपोर्ट है या जो गोपनीय रिपोर्ट है या उनके छूटने या परिवीक्षा के दौरान जो एक्टिविटी है उसका पूरा गोपनीय रिपोर्ट तैयार करके वो क्या करेगा, न्यायालय में बंद लिफाफा में प्रस्तुत करेगा, दस्तावेज तैयार करेगा। तो वही चीज़ बताया गया। और इसमें आगे धारा 8 में बताया गया परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार करना। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि परिवीक्षा अधिकारी चाहे
तो उन नियम शर्तों को थोड़ा डाइल्यूट कर सकता है कि जिससे उतना बंधन, कस्टोडियन बंधन या हार्ड बंधन ना रहे पर्यवेक्षा के दौरान, कि उनकी सामान्य जीवन बाधित हो जाए या आवाजाही बाधित हो जाए, या फिर ऐसे आक्रोश में या कानून के बंधन को घुटन महसूस करके कोई दूसरा अपराध करे, या फिर ये निश्चय करेगा कि कुछ ऐसा प्रतिभूति या बंधन इनके ऊपर लागू किया जाए या निश्चिंत हो गया है, तो वो भी अपना स्थिति या शर्तें को भी यहाँ पे चेंज कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब धारा 9 में हम लोग देख रहे हैं कि धारा 9 में बताया गया है कि वन पथ के क्षेत्रों में अनुपालन में अपराधी के असफल न होने की दशा में प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, न्यायालय ने उसको जब छोड़ा हुआ है बंधन पत्र या प्रतिभूति के गारंटी के तौर पे, और वो पुनः अपराध कर लेता है, तो पुनः अपराध कर लेगा तो ऐसा नहीं है कि बार बार अपराध करता रहे और बार बार उसको उसका इस धारा या एक्ट की जो फैसिलिटी या सुविधा है उनको प्रदान किया जाए। अब उसके ऊपर दोबारा अपराध दर्ज होगा और सामान्य जो अपराधी हैं उसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, या जो भी अभियोजन है उसकी जो कार्यावधि है, सज़ा का प्रावधान है, जुर्माना है, वह लागू होगा। तो इसमें 9 तक बताया गया है। अब हम लोग आगे 10 पढ़ते हैं। धारा 10 में ध्यान से देखिएगा धारा 10 में क्या चीज़ दिया। तो धारा 10 में जैसे हम लोग इसी के CRPC के में अध्याय में हम लोग पढ़े ही हैं, अध्याय 8 में 121 से 128 तक के, और उसके बाद धारा जो है 446, 448 जो बताया गया, जिसमें 446, 447, 48 और 49 है, जिसमें एक प्रतिभूति या कुछ ऐसा जमानत राशि जमा करने के बाद ही उनको क्या रिहा करने का प्रावधान है यदि कुछ ऐसा अपराध करते हैं जो पूर्व के धाराओं में चर्चा हुआ है। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं कि धारा 11 में क्या चीज़ है। अब देखिए धारा 11 में देखिए कोई अपराधी है, अब उसको छोड़ दिया पर्यवेक्षा के तहत 3 के तहत। अब 4 के तहत वो कई अपराध को करता है, तो 4 के तहत अपराध कर रहा है तो भाई अब लगता है कि ये भाई आदतन अपराधी है, इसकी प्रकृति या विचार या इंटेंशन हमेशा समाज में अपराध उत्पन्न करने का है, तो उसके आधार पे अपील भी कर सकते हैं और न्यायालय अपने पूर्व के जो उनको छूट दिया गया है पैरोल में छोड़ने का जो प्रावधान है उसके बारे में भी पुनः परीक्षण करके उनको बंदी बनाना या अपराध दर्ज करना या उसके ऊपर मुकदमा चलाना है, या फिर ऐसा कुछ विद्वेषवंश हुआ है उसके ऊपर अपराध दर्ज या उनका अभियोजन लगा है, उसको भी वो देखेगा कि इसको दोष मुक्त किया जाए, रिहा किया जाए। तो ये सारा न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको धारा 11 में बताया गया है। अब यहाँ पे धारा 12 में देखते हैं कि दोष सिद्ध की संलग्न निहरता हटाना जाना। अब देखिए वही हम चीज़ यहाँ बताया कि जब भाई कोई अपील कर देता है कि उसके ऊपर ये मुकदमा लगा है, ये दर्ज लगा है और उसको पर्यवेक्षा में छोड़ दिया गया है, और उस दौरान यदि पर्यवेक्षा अधिकारी का CR रिपोर्ट गोपनीय दस्तावेज आ जाते हैं, लोगों की अपील कर देते हैं कि नहीं आदतन अपराधी नहीं है, विद्वेष या किसी दुष्प्रेरक के प्रभाव में आके अपराध किया है, तो तत्सम्मत उसमें क्या है जो भी उनके ऊपर प्रतिबंध या जो भी उनके ऊपर निरोधक कानून या निरोध लगाया गया है न्यायालय के द्वारा उसको क्या करेगा, न्यायालय हटा देगा। अब हम लोग धारा 13 में देखें पर्यवेक्षा अधिकारी, इसका अहम रोल है। हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि पर्यवेक्षा अधिकारी क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है और वो क्या क्या कार्य करता है, जैसे पूर्व के धाराओं में हमने डिटेल देखा है। तो वही बताया कि पर्यवेक्षा अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी यदि राज्य सरकार को लगता है कि नियुक्ति में प्रक्रिया में विलम्ब हो रही है, तो ऐसे कोई मान्यता प्राप्त सोसाइटी या रजिस्ट्रेशन प्राप्त संस्था संगठन से भी उस पर्यवेक्षा अधिकारी को मान्यता दे सकता है कि वह अपराधी का जो इस धारा में विनिष्ट है न्यायालय के अनुदेश से कार्य करें। तो हम लोग आगे फिर चलते हैं कि इसमें धारा 14 में अब बताया गया पर्यवेक्षा अधिकारी का कर्तव्य क्या है। तो देख ही लिए हैं कि पर्यवेक्षा अधिकारी का कर्तव्य क्या है। इसमें बता रहा है कि इसमें 14 में बताया गया पर्यवेक्षा अधिकारी का कर्तव्य कि राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके तत्सम्मत काम करेगा या फिर न्यायालय के अनुदेश के आधार पर काम करेगा। और जैसे इसे पूर्व भी हम धारा में पढ़ चुके हैं कि वो बंद लिफाफा में जो भी दस्तावेज है अपराधी का या जो पर्यवेक्षा में छोड़ा गया उनका CR रिपोर्ट करेगा। और जो इस धारा में कई विहित उनको प्रावधान या अधिकार के तहत दायित्व को सुनिश्चित किया गया वो सारा कर्तव्य और ड्यूटी उनकी होगी। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं IPC में कि
धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित करता है। तो अन्य सामान्य की तरह लोक सेवक होगा पर्यवेक्षी अधिकारी जो है। लेकिन थोड़ा सा आगे इसके बारे में तो हम लोग देख रहे थे कि धारा 16 में सद्भावनापूर्वक कार्रवाई को संरक्षण दिया जाता है। तो जो भी इसमें प्रक्रिया के अधीन व्यक्ति लगे हुए हैं, चाहे न्यायिक हो, चाहे सिविल हो, चाहे लोक सेवक हो, उनको उनके कार्य में कृत्य में त्रुटि या फिर अन्य जो प्रक्रिया लागू करते हैं। अब इसमें धारा 17 में ये चीज़ बताया गया कि जो भी नियम कानून बनाने की जो शक्ति है राज्य सरकार की अधीन रहेगा, क्योंकि यह केंद्र की द्वारा बनाया तो है ही, लेकिन अब उसमें क्या है, या एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है राज्य सरकार ही रहेगा। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद हम पढ़े हैं कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो जो विधेयक बनी हुई हैं उसको राज्य सरकार को उसमें संशोधन या अन्य प्रावधान जोड़ने की शक्ति प्रदान करे। तो उसी तरह से समय समय पर राज्य सरकार जो चाहे इसमें संशोधन कर सकता है और उस कानून को प्रयुक्त कर सकता है अपने विधानमंडल के द्वारा पारित करके। अब तो लास्ट में हम लोग ब्रीफिंग देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो 18 में देख ही चुके हैं कि देखिए अब यहीं पे थोड़ा सा ये होता है कि एक लोक सेवक के ऊपर यदि हम लोग आईपीसी की धारा 160 से 165 का तक पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो भी उसमें प्रतिबंध या जो भी प्रावधान है 21 है, और उसमें 5(2) में जो प्रावधान बताया गया उस प्रावधान के इसमें लागू नहीं होगा। सुधार विद्यालय अधिनियम भी जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। किशोर अपराध पोर्टेबल अधिनियम लागू नहीं होगा। और धारा 19 में बताया गया है कि संहिता में 360 के लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 18 के अधीन है, जो 360 CRPC में कड़े से कड़े प्रावधान इसमें लागू नहीं होगा। तो ये छोटा सा प्रयास था पर्यवेक्षी अधिनियम 1958 को बताने का। इसमें ऐसा कुछ छूटा हुआ है, त्रुटि है तो ज़रूर आप अपने राय व्यक्त करिएगा। थैंक यू।